जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन भी पा रहे होंगे और मेरी स्क्रीन भी आपको नजर आ रही होगी होपफुली। इज इट? तो ले जी, फिर इंशाल्लाह हम आज कुछ नया करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बच्चों, आज कुछ नया पढ़ेंगे तो सही, लेकिन एसोसिएट में जितनी डिस्कशन कल हुई, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे। हमने कुछ रूल्स किए, फिर मेनली एक क्वेश्चन किया एसोसिएट से रिलेटेड, CI7। काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया था। बट स्टिल इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग तो मुझे बताएं, नहीं तो मुझे अलाउ करें, हम आगे चलें। ओके है ना? तो हम आगे चल रहे हैं फिर। बच्चों, एसोसिएट के हवाले से हमने जो डिस्कशन की, ये बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि हाउ वी रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बट नाउ वी गोना डिस्कस कि प्रॉफिट लॉस में एसोसिएट्स से रिलेटेड कोई चीज आनी है कि नहीं आनी। पेरेंट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस बना रहा है, उसकी एक सब्सिडरी तो है, वो उसको कंसोलिडेट तो कर रहा है, लेकिन क्या उसकी अगर एसोसिएट हो तो क्या वो उसके इनकम और एक्सपेंसेस को अपने साथ कंसोलिडेट करेगा? सोचे जरा, करना चाहिए। ठीक है, उसी रूल्स की तरफ मैं आ रहा हूँ। क्या एसोसिएट की इनकम और एक्सपेंसेस को पेरेंट के इनकम और एक्सपेंसेस के साथ कंसोलिडेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को कंसोलिडेट नहीं किया तो उसके प्रॉफिट, इनकम और एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस पे सोचे क्या इम्पैक्ट आ सकता है एसोसिएट का? कोई इम्पैक्ट आएगा? सोचें लॉजिकली, कॉमन सेंस से, कि कोई सोचें। हाफिज नुमान कहते हैं नहीं आएगा। अच्छा, एहतशाम अदर इनकम का कह रहे हैं सेल परचेज ऑफ गुड्स के प्रॉफिट का इम्पैक्ट। हसन नहीं आएगा ये इम्पैक्ट। नहीं जी, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। चेन इक्विटी में आएगा, राव कहते हैं। अच्छा, हमारा प्रॉफिट है एसोसिएट में से उतना परसेंटेज लेंगे। यस हाफिज नुमान, हाफिज नुमान बिल्कुल ठीक कहा। माहीन ने भी बिल्कुल ठीक कहा, अदर इनकम में आएगा तो प्रॉफिट शेयर लेंगे। एनोनिमस अटेंडी ने भी यही कहा, सही कहा। ये दो तीन बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट मी राइट द रूल। फिर आप इस रूल को देख लीजिएगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन होम असाइनमेंट में दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। तो बच्चों सुने, इम्पैक्ट ऑफ एसोसिएट on consolidated profit loss। ये हम रूल लिखने लगे हैं। तो पेरेंट्स शेयर इन एसोसिएटेड, सॉरी एसोसिएटेड लिख दिया, एसोसिएट। पेरेंट शेयर इन एसोसिएट प्रॉफिट, बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग, फॉर द करंट ईयर ओनली।
एसोसिएट को अगर अक्वायर किए 3-4 साल हो गए, बैलेंस शीट की बात करते हैं ना, तो बैलेंस शीट में तो सारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हमने लेना है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट सारा लेना होता अगर बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस की कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, क्यों प्रॉफिट लॉस तो फॉर द ईयर होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेना है। पेरेंट्स शेयर इन एसोसिएट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर ओनली will be calculated and reported in consolidated other income. ये पहला रूल है प्रॉफिट लॉस के हवाले से, एसोसिएट का प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट। ठीक हो गया बच्चों? बच्चों ठीक है? हाँ तो बात बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, एक और यहाँ पे अभी किसी बच्चे ने कहा था कि पेरेंट ने या ग्रुप ने एसोसिएट को जो चीजें बेची हैं या एसोसिएट ने पेरेंट को जो चीजें बेची हैं, उस सेल परचेज की एडजस्टमेंट तो नहीं होगी, क्योंकि सेल परचेज तो कंसोलिडेट हो ही नहीं रही, लेकिन सोचे पर्प की एडजस्टमेंट होगी। पेरेंट ने या सब्सिडरी ने, पेरेंट और सब्सिडरी मिला के ग्रुप ने एसोसिएट को चीजें बेची हैं या एसोसिएट ने ग्रुप को चीजें बेची हैं, उसकी जो पर्प का इम्पैक्ट है वो प्रॉफिट लॉस पे आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक दफा फिर क्लियर कर दूं, सेल परचेज का इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, मैं सेल परचेज का इम्पैक्ट नहीं पूछ रहा, मैं पर्प का इम्पैक्ट पूछ रहा हूं। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अहमद इजाज फिर बताए ना क्या आएगा। यस, बुजदार साहब भी कहते हैं आएगा, एजाज भी कहते हैं, हाफिज नुमान भी कहते हैं, 3 जीनियस आदमी कहते हैं आएगा, लेकिन एक जो है रेहान साहब वो कहते हैं नहीं आएगा। यहाँ रेहान साहब 3 शहादतें मौसूल हो चुकी थी। पेरेंट्स ने नेट स्टॉक रिकॉर्ड किया होगा तो आएगा। अच्छा बताओ, स्टॉक पे आएगा? स्टॉक पे तो पूछ ही ना, मैं तो प्रॉफिट लॉस पे पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, चले अदर इनकम में से लेस करेंगे। एहतशाम अली कहता है पर्प को अदर इनकम में से लेस करेंगे। चले जी, रेहान कहते हैं इसलिए नहीं आएगा कि डबल इफेक्ट ऑलरेडी टेकन इन एसएफपी। लेकिन रेहान सोचे तो सही, बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या लिया था। रेहान कोई बात को लेके चलते हैं। रेहान मोस्ट जीनियस आदमी इस क्लास में बेशक नहीं है, लेकिन रेहान की बात को लेके चलते हैं कि रेहान साहब ने ये फरमाया कि वो ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इफेक्ट ले चुके हैं। तो रेहान साहब हमें बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने इफेक्ट लिया ही क्या था। रेहान साहब बताएं क्या लिया था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने इफेक्ट पर्प का। मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। हाँ, रेहान साहब ने याद करवाया, रिटेन अर्निंग को डेबिट किया था, स्टॉक को क्रेडिट किया था, या फिर हमने रिटेन अर्निंग को डेबिट किया था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट किया था। 2 सिनेरियो थे, लेकिन डेबिट दोनों केसेस में रिटेन अर्निंग हुई थी। ऐसे ही रेहान, मैं सिर्फ रेहान के साथ अभी थोड़ी सी वन ऑन वन मुलाकात कर रहा हूँ जरा, लेकिन बाकी भी सब सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो रिटेन अर्निंग को डेबिट किया था इन बोथ केसेस। रेहान साहब, ये रिटेन अर्निंग डेबिट होने का मतलब प्रॉफिट डेबिट हो रहे हैं, तो प्रॉफिट डेबिट प्रॉफिट लॉस में ही होंगे, तो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग पे इफेक्ट आएगा। हमारे पास उस वक्त बैलेंस शीट सामने थी, प्रॉफिट लॉस सामने नहीं था, तो हमने रिटेन अर्निंग पे इफेक्ट इसलिए लिया कि प्रॉफिट लॉस हमारे सामने नहीं था। लेकिन रिटेन अर्निंग को डेबिट करने का मतलब ही क्या है?
कि प्रॉफिट को डेबिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट को डेबिट कर रहे हैं इन बोथ केसेस, तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट तो आएगा, और प्रॉफिट में इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस में तो आएगा, और कहां आएगा। उस वक्त हम रिटेन अर्निंग में इसलिए कर रहे होते हैं कि उस वक्त हमारे सामने प्रॉफिट लॉस नहीं होता, हम बनाई बैलेंस शीट रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं, इस तरह से सोचने चलें कि जो चीज भी प्रॉफिट लॉस को इंपैक्ट करेगी, तो प्रॉफिट लॉस पे जो चीज भी प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट करेगी, तो नेट प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट आएगा, आएगा ना। और जब नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली रिटेन अर्निंग पे आएगा। तो बच्चों ये गोल्डन वर्डिंग मेरी गौर से सुने और ज़हन नशीन, मेरी ये गोल्डन वर्डिंग गौर से सुने और ज़हन नशीन कर लें। हम जब जब बैलेंस शीट में ये बात करते हैं ना रिटेन अर्निंग पे इंपैक्ट आएगा, तो असल में हम इनफैक्ट कहना चाह रहे होते हैं कि प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट आएगा। तो प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट आता है तो रिटेन अर्निंग पे इंपैक्ट आता है। लेकिन उस वक्त चूंकि हम बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं, तो प्रॉफिट लॉस हमारे सामने नहीं होता, तो हम रिटेन अर्निंग में फाइनल डेस्टिनेशन उसकी समझेंगे। हर इनकम और एक्सपेंस का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर देते हैं। तो रिटेन अर्निंग में जो चीज इफेक्ट हो रही है वो असल में प्रॉफिट लॉस में पहले इफेक्ट होनी है, तो उसकी वजह से इंपैक्ट रिटेन अर्निंग पे आना है। तो whenever we talk about retain earning in balance sheet, it means कि we are impacting profit or loss। ठीक हो गया बच्चों? ठीक हो गया ना? तो फिर सुने, प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट तो आएगा, ये तो होगा, ये इफेक्ट तो आएगा, लेकिन इफेक्ट आएगा कहां पे? अब अगला अगला प्रश्न ये है आपसे कि वो इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस में किस जगह पे आएगा? हाँ, होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे शहनाज, वो उसकी बात करते हैं। अहमद इजाज कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए मैं वर्डिंग लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। सेकंड रूल मैं इसमें लिख रहा हूँ, वर्डिंग मुझे सोचने में क्या बनाऊं। If there is any perp resulting from trading between, ये BW मैंने लिखा between group and associate। मैंने ग्रुप लिखा है, ग्रुप मींस पेरेंट हो सकता है, सब्सिडियरी भी हो सकती है। तो पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई ट्रेडिंग हुई है और उसके नतीजे में पर प्राइस हुई है, तो फिर पर विल बी मल्टीप्लाइड बाय, कल वाला काम, परप नहीं हमने एडजस्ट करनी, तो परप को हमने मल्टीप्लाई करना है होल्डिंग परसेंटेज से। अभी शहनाज ने भी यही पूछा था, होल्डिंग परसेंटेज से। ठीक है, होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद सोचना है कि अब करना क्या है। एंड विल बी एडजस्टेड एज फॉलोज। पहले ये कैलकुलेट कर लें, फिर एडजस्ट कैसे करना है, अब उसका मैं नीचे 2 पॉइंट लिखता हूं। इफ ग्रुप इज सेलर, यानी कि ग्रुप ने एसोसिएट को बेची है, तो फिर बच्चों सोचें, ग्रुप ने बेची है तो ग्रुप के जीपी में इफेक्ट आया होगा, तो जीपी में से कम करना है, अदर इनकम में से नहीं, राहत अदर इनकम में से नहीं। इब्राहिम आप तो बहुत दूर चले गए, ओसीआई का तो दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ओसीआई की बात बाद में करते हैं। राहत अदर इनकम में नहीं, क्योंकि बेचने वाला ग्रुप है, और बेचने वाला ग्रुप है तो बेचने वाला ग्रुप है, बेचने वाले की सेल्स में इंपैक्ट आया होगा, बेचने वाला ग्रुप है, ग्रुप की सेल्स में, ग्रुप के जीपी में इंपैक्ट आया होगा, तो ग्रुप के जीपी में से रिड्यूस करना। अच्छा, जीपी में से रिड्यूस करना हो तो अहमद इजाज की बात भी ठीक है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें।
हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हैं, जीपी में से खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे, ऐड इन कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन सोचें बच्चों, चलिए ए बी कर देता हूं इसको। इफ एसोसिएट इज सेलर, अगर एसोसिएट ने ग्रुप को बेची है, तो सोचे ना, क्या ग्रुप की जो कंसोलिडेटेड सेल्स या जीपी नजर आ रहा है, उसके अंदर इसका कोई इंपैक्ट आया होगा? नहीं आया होगा। बल्कि इसका इंपैक्ट तो एसोसिएट की सेल्स में आया होगा, एसोसिएट की जीपी में आया होगा, एसोसिएट के नेट प्रॉफिट में आया होगा। और एसोसिएट का नेट प्रॉफिट हम कहां ले रहे हैं? अपनी अदर इनकम में, रूल नंबर 1 के मुताबिक। रूल नंबर 1 ऊपर क्या पढ़ा था अभी, कि एसोसिएट का जितना प्रॉफिट है वो हम अपनी अदर इनकम में लेंगे, लेंगे ना? या फिर सुन लें, अदर इनकम लेंगे ना एसोसिएट का प्रॉफिट, तो अदर इनकम में उसका इंपैक्ट आ रहा है, तो अदर इनकम में से माइनस करेंगे। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि लॉजिक के साथ बात समझाऊं, लेकिन अगर किसी को फॉर एग्जांपल ये फ्लो नहीं भी समझ आया, तो आज से रटा लगाना इस चीज को, कि अगर एसोसिएट ने बेचा तो अदर इनकम में से लेस करेंगे, और अगर ग्रुप ने बेचा है तो जीपी में से माइनस करेंगे। जीपी में से माइनस करने का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे। अगर आप कहेंगे मैं रिपीट भी कर दूंगा लॉजिक, ये फ्लो सारा, लेकिन फ्लो फिर भी मैं कहूंगा कि समझ आए ना आए, आपने इस चीज को रट्टा जरूर लगाना। जिस जगह हम इनकम लिख रहे हैं, हाफिज नुमान बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, इनकम से नुमान बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर पेरेंट एसोसिएट को करे तो डो शेयर प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। यार ये इतनी औखी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। डेबिट करेंगे शेयर प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम, पता नहीं क्या कह रहे हैं, मतलब राहत अली आपकी ये स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप मेरी इस स्टेटमेंट से सहमत हैं जो मैंने लिखी है यहाँ पे? ठीक हो गया बच्चों, फिर आगे चलते हैं, आखिरी आखिरी बात करते हैं। इब्राहिम ने ना रिपीट द कॉन्सेप्ट, रेहान साहब फरमाते हैं, ग्रुप वाला लॉजिक बता दें एक बार। राफे फरमाते हैं जी, दोबारा सुनने बच्चों, दोबारा सुनने। अगर ग्रुप ने बेचा है तो ग्रुप ने प्रॉफिट कमाया है, ग्रुप का प्रॉफिट सेल्स में आ रहा होगा। ग्रुप ने बेचा ना, तो ग्रुप की सेल्स ओवरस्टेट हो रही होंगी। ग्रुप की सेल्स यानी कि कंसोलिडेटेड सेल्स, कंसोलिडेटेड सेल्स, कंसोलिडेटेड जीपी ओवरस्टेट हो रहा होगा, तो जीपी में से ही माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एसोसिएट ने बेचा है तो एसोसिएट की सेल्स ओवरस्टेट हो रही हैं, एसोसिएट की सेल्स, एसोसिएट के जीपी ओवरस्टेट हो रहे हैं, लेकिन एसोसिएट की सेल्स या जीपी हमारे साथ तो कंसोलिडेट हो ही नहीं रहे। हाँ, एसोसिएट का नेट प्रॉफिट हमारी अदर इनकम में आ रहा है, तो अल्टीमेटली एसोसिएट की एसोसिएट का प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है, इट मींस हमारी अदर इनकम ओवरस्टेट हो रही है, सो वी नीड टू रिड्यूस अदर इनकम। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गया फ्लो? जी, राफे को समझ आ गया, रेहान को भी आ गया होगा। जबरदस्त। हाफिज नुमान जो है ना, वो ने इंडियन चैनल कोई खोला हुआ है। चले बच्चों, आखिरी आखिरी चीज, आज ना इब्राहिम ने भी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले एक क्वेश्चन पूछा था, बल्कि एक लफ्ज लिखा था खाली, ओसीआई। मैंने कहा था ओसीआई को बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ इब्राहिम जरा फोकस करें। ओसीआई कहते हैं अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को, जो नेट प्रॉफिट के बाद आती है, जिसमें गेन्स वगैरह आते हैं। आई होप कि सबको ओसीआई का कंसेप्ट पता होगा, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर गेन्स आते हैं, ये नेट प्रॉफिट के बाद शो होती है। सबको पता है ना? हाँ बच्चों, जरा अब बात करते हैं जिस तरह एसोसिएट के प्रॉफिट
में से हम 20-30% देके पेरेंट की अदर इनकम में शामिल करेंगे। इसी तरह एसोसिएट की ओसीआई में से भी अपना हिस्सा लेंगे। अगर एसोसिएट की कोई ओसीआई है ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी है उसका हम फॉर एग्जांपल 20%, 30% क्या ऑनर है, 40% क्या ऑनर है, तो उस ओसीआई में भी अपना हिस्सा लेके वो कहाँ ऐड करेंगे, वो अदर इनकम में ऐड नहीं करेंगे, ओसीआई का हिस्सा पेरेंट के ओसीआई में जाएगा। अरे वाह, एसोसिएट की ओसीआई का हिस्सा पेरेंट की ओसीआई में जाएगा। देखिए ना, इसको हम कहते हैं लाइन बाय लाइन आइटम। इसी को तो कहते हैं लाइन बाय लाइन आइटम, कि एसोसिएट का ओसीआई भी पेरेंट के ओसीआई में ही जाएगा। एसोसिएट का ओसीआई पेरेंट के अदर इनकम में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो मैं इसकी अंग्रेजी लिखता हूँ। ये तीसरा और आखिरी रूल मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद हमारी फर्स्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन खत्म। आज हमारी कंसोलिडेशन का पहला पड़ाव खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, ये रूल आखिरी रूल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, पेरेंट्स शेयर in associate, parents share in associate, parents share in associates, will be calculated and added in parents OCI ठीक है इब्राहिम, मैं इब्राहिम को खास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि इब्राहिम ने ये बात अभी ओसीआई की बात की थी। परसेंटेज से शेख अब्दुल राफे, वैसे बात इस अंग्रेजी में ना क्लियर हो गई हुई है, जरा देखें, वो क्लियर हो गई हुई है कि पेरेंट्स शेयर का मतलब क्या है, 20%, 30%, 40%। ठीक है राफे, पेरेंट्स शेयर का मतलब यही है। चले, ले जी, कंसोलिडेशन खत्म। अरे वाह, कंसोलिडेशन खत्म। आज शाहताज वेरी सॉरी टू से, ये कंसेप्ट आपका गलत है। सेल उन एसेट के ऊपर जो गेन या लॉस होता है वो ओसीआई में नहीं जाता। ओसीआई में क्या जाता है, ओसीआई में क्या जाता है, ओसीआई में क्या जाता है, IS1 अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे ना AFACR के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको IS1 आता है। तो मैं बिल्कुल वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेवल पे जाके IS1 डिस्कस आपके साथ अभी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी इतना लेंथी है कि हम, अगर मुझे आप कोई कहें कि IS1 करवा दें, IS16 करवा दें, वो नहीं जाएगा। हाँ, राफे ने आपको थोड़ा सा गाइड किया, सुन लें, मैं भी इसमें 2-3 लफ्ज ऐड कर दूंगा। गेन्स जाते हैं, रीवैल्यूएशन के गेन्स, किसी भी एसेट का रीवैल्यूएशन का गेन OCI में जाता है। ऐसा गेन जो रियलाइज नहीं हुआ होता और ना ही होना होता है। रियलाइज होने का मतलब है जेब में पैसे नहीं आते। मेरी लैंड की वैल्यू 10 मिलियन से बढ़ के 15 मिलियन हो गई, 5 मिलियन का गेन तो हुआ, इससे रात को नींद तो अच्छी आती है ये सोच के कि मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन मेरी जेब में कुछ नहीं आता, और ना ही मेरा अगले 50 साल तक या अपनी पूरी लाइफ में इस लैंड को बेचने का इरादा है। क्यों? इस लैंड पे तो फैक्ट्री बनाई हुई है, बेचनी तो है ही नहीं। लेकिन रात को सोते वक्त मैं जब अपनी दौलत गिनता हूँ, मतलब हर बंदा मालदार आदमी रात को सोते वक्त यही सोचता है कि आज मेरी दौलत कितनी है, तो उसको एक अच्छी नींद जरूर आती है कि मेरी लैंड की वैल्यू यार 10 मिलियन की थी, अब 15 मिलियन की होगी, अब 18 मिलियन की होगी, अब 25 मिलियन की होगी, अब 30 मिलियन की होगी। ये वो गेन है जिसको वो रिकॉर्ड तो करता है OCI में, इसको प्रॉफिट लॉस में नहीं लाता। क्यों? इसको रियलाइज नहीं होना, ना हुई है ना कभी होना है, तो इसको वो OCI में रखता है। इसको प्रॉफिट में ना लाने की लॉजिक क्या है? क्योंकि जो चीज प्रॉफिट में आएगी तो फिर शेयर होल्डर कहेगा लाओ जी डिविडेंड दो हमें, आपको प्रॉफिट हुआ डिविडेंड दो। तो शेयर होल्डर को कैसे समझाएं, और भाई लैंड की वैल्यू बढ़ी है, जेब में कुछ नहीं आया तो डिविडेंड कहां से दे दें आपको?
तो इसलिए कुछ गेन्स जो है ना हम ओसीआई में ले जाते हैं शेयर होल्डर को बताने के लिए, हाँ कंपनी की एसेट्स की वर्थ बड़ी तो है, लेकिन आप अपने मुंह में पानी ना लाएं। आप हमसे ये एक्सपेक्ट ना करें हम आपको डिविडेंड देंगे इसमें से, क्योंकि जेब में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो आज आपको ओसीआई का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। ये वैसे शायद पढ़ा सबने होगा ओसीआई, लेकिन ये नहीं शायद लॉजिक पड़ी होगी कि ओसीआई में हम लेके क्यों जाते हैं गेन्स को। ओसीआई में गेन्स को इसलिए लेके जाते हैं, ना ये गेन रियलाइज हुए हैं ना ये रियलाइज होने हैं, तो शेयर होल्डर को झूठी उम्मीदें क्यों दिलाएं हम इसलिए प्रॉफिट्स में नहीं लेके जाते, नीचे प्रॉफिट से नीचे एक हेडिंग बनाते हैं ओसीआई की, वहां ले जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों, इतनी सी कहानी थी। लेकिन पूरा IAS 16 IAS 1 आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, उसमें तो ये बकायदा अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं। नहीं अहमद इजाज, अब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि सीआईज खत्म, टीचर का हेडेक खत्म। अब आपका हेडेक शुरू हो गया पीक्यूज करना है। मैं आपको पीक्यूज जरूर डेली का कहूंगा कि बच्चों अब ये करें अब ये करें, तो मैं अभी आपको पीक्यूज असाइन करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो आपका हेडेक है, आपने खुद करना है। वो सिर्फ आपको रियलाइज मैं डेली करवाऊंगा कि यार करते रहो, ठीक है। रेहान खान, मैं आपके करेंसी ट्रांजैक्शन के ऊपर गेन लॉस की स्टेटमेंट को बड़ा सख्ती से कंडेम करता हूं। आपको IAS 21 लगता है पूरा नहीं आता, लेकिन IAS 21 हमने पढ़ना है यहाँ पे, डोंट यू वरी, ये FA का पार्ट नहीं था, ये यहाँ पे पढ़ना है हमने। OCI एब्रीवेशन, OCI का एब्रीवेशन पूछ लिया यार, क्या बात है। OCI का एब्रीवेशन होता है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। हसन अहमद, हमें उनसे है OCI की उम्मीद, गालिब का शेर है, हमें उनसे है OCI की उम्मीद जो नहीं जानते गेन क्या है। हद होगी यार, OCI अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। अहमद एजाज की एक क्यूरी है, पूछे तुमने 10 क्वेश्चन है और क्यूरी तुम्हारी एक है, पूछ लो यार अहमद एजाज, खुल के पूछो। शाहताज, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया था आपको, मैंने बहुत डिटेल डिस्कस कर दिया, वैसे मेरा इससे इरादा नहीं था इतना। राहत ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले मैं उसको देख लूं। सर, इन केस ऑफ नॉन करंट एसेट सेल, हाउ वी एडजस्ट एक्सेस डेप्रिसिएशन इन एसोसिएट एंड ग्रुप। तेरी मेहरबानी यार, मतलब ये कोई क्वेश्चन मुझे मैं पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं आप, इसको ट्रांसलेट करें यार उर्दू में। नॉन करंट एसेट सेल हो गए किसके हुए, पेरेंट के। हाउ वी एडजस्ट एक्सेस डेप्रिसिएशन एसोसिएट एंड ग्रुप, मतलब किसने किसको सेल किए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ग्रुप ने एसोसिएट के साथ कोई सेल परचेज की है नॉन करंट एसेट की, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी राहत, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। नॉन करंट एसेट ग्रुप में और एसोसिएट के दरमियान अगर ट्रांजेक्शन हो, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। होती तो मैं बताता ना, रूल लिखवाता ना, मैंने नहीं लिखवाई तो नहीं होगी। अहमद एजाज का क्वेश्चन लेते हैं जी। इंटरेस्ट इनकम को जो सब्सिडरी की तरफ से पेरेंट को मिलता है, उसको जब हम ग्रुप रेड रिटेन अर्निंग में ऐड करते हैं तो होल्डिंग परसेंटेज क्यों नहीं लेते। पता नहीं यार, इंटरेस्ट इनकम को जो सब्सिडरी की तरफ से पेरेंट को मिलता है उसको हम ग्रुप में, अरे 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 सुनो 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 सुनो, वो पता नहीं वो जो क्वेश्चन जो भी था सब्सिडरी और पेरेंट वाला जिसमें इंटरेस्ट दिया जा रहा था, सब्सिडरी ने 100 का इंटरेस्ट देना है पेरेंट को, पेरेंट ने 100 का इंटरेस्ट लेना है, खत्म बात। तो इसमें होल्डिंग परसेंटेज से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। डिविडेंड के केस में अगर सब्सिडरी ने 100 का डिविडेंड देना है, तो ये अगर मेरी स्टेटमेंट को सुने कि सब्सिडरी ने 100 का डिविडेंड देना है, किसको देना है, तमाम शेयर होल्डर्स को, सारा पेरेंट को नहीं देना होता। तो पेरेंट को मिलना होता है फॉर एग्जाम्पल 70%, 80%, जितने परसेंट का वो मालिक है। तो 100 का डिविडेंड देना है तो एडजस्टमेंट तो 70-80 की होगी, क्योंकि पेरेंट को क्या मिलना है। हाँ, अगर आप ये कहें कि 100 सारा का सारा पेरेंट को देना है, फिर 100 सारा का सारा एडजस्ट होगा, फिर कॉन्ट्रा होगा। अहमद एजाज, आपके क्वेश्चन का
ओके, हाफिज नुमान साहब का सर जी क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट और सीएसएफपी बनानी हो उस सूरत उसे स्टार्ट कैसे करना है, लाइक PQ5? उसको स्टार्ट यार बिस्मिल्लाह से करना है आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर स्टार्ट करना है आप, ठीक है। मतलब अगर आप पूछना चाहते हैं पहले बैलेंस शीट बनानी है कि पहले प्रॉफिट लॉस बनानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी बनाए। सब्सिडरी की कोई एसोसिएट हो तो, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हसन का, कि अगर एसोसिएट पेरेंट की ना हो, सब्सिडरी की हो, तब भी सेम रूल होंगे। इत्तेफाक से मैंने हर जगह पेरेंट तो लिखा ही नहीं, मैंने तो लिखा ही ग्रुप है। तो अगर एसोसिएट पेरेंट की नहीं है, सब्सिडरी की है, तब भी सब कुछ वही होगा जो हमने पढ़ा। हसन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने अच्छा किया क्वेश्चन पूछ के। लेट मी शो यू हियर डायग्राम ऑफ ग्रुप। इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी हसन का। देखें, एक पेरेंट है, उसकी एक एसोसिएट है, सॉरी सब्सिडरी है। अब ना ये तो सर्कल के अंदर जो है ना ग्रुप है, जो ये एसोसिएट है ना ये सर्कल से बाहर है, इनके सर्कल से बाहर है, इसका मतलब है ग्रुप से बाहर है। पेरेंट ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है ना ए के अंदर 30%, तो जो कुछ आपने पढ़ा, सारा कुछ वो रूल्स आपने पढ़े, आपको समझ आ गए, आप अप्लाई कर देंगे। अब हसन का क्वेश्चन ये कि पेरेंट की एसोसिएट तो है ही नहीं, एसोसिएट तो है सब्सिडरी की, तब भी सब कुछ वही होगा जो हमने पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तब भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बैलेंस शीट के फेस पे नजर आएगी और वैसे ही कैलकुलेट होगी जैसे हम कैलकुलेट करते रहे। ठीक है हसन, इज इट क्लियर? नहीं जनाब, नाउ लेट मी शो यू रेलेवेंट PQs जो आपको करने चाहिए इस क्वेश्चन के बाद। बुजदार साहब ने पूछा ड्यू टू रिवैल्यूएशन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड नहीं है। आप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पे चले गए, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन शायद IAS 16 का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी स्टेटमेंट पूरी पढ़ देता हूँ। ड्यू टू रिवैल्यूएशन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज एंड शेयर होल्डर लॉस इन प्रॉफिट, बट it's again is added on OCI. It's injustice to shareholder. ओए 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 ओए, बुज़दार आप इतना ना सोचा करें। पता है क्या, जब एसेट को डेप्रिसिएट करते हैं ना, इसके पीछे लॉजिक क्या होती है कि एसेट हमें बेनिफिट दे चुका है। इस मशीन से मैं कपड़ा बना चुका हूँ, ये मशीन मुझे बेनिफिट दे चुकी है, तो इसलिए मैं मशीन को डेप्रिसिएट कर रहा होता हूँ। तो जब मशीन मुझे बेनिफिट दे चुकी है, वो बेनिफिट मुझे कैश में आया होगा, कपड़ा बनाया होगा, कपड़ा बेचा होगा, कैश आया होगा, तो कैश अल्टीमेटली आ गया होगा। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को उठा के अपनी रिटेनिंग में ऐड कर देते हैं। ठीक है, वैसे ये बहुत दूर की सोची है आपने, लेकिन आई होप कि आप मेरे इस जवाब से सहमत होंगे। राफे ने कहा ऐसे तो इम्पेयरमेंट में भी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन और अंडर डेप्रिसिएशन हो सकता है यार। क्वेश्चन क्या है आपका राफे? हो सकता है। ये बुजदार राफे, आपके जो क्वेश्चन है ये कंसोलिडेशन से डी ट्रैक कर रहे हैं। ये आप IAS 16 के IAS 36 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, आप कंसोलिडेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का क्या होगा? वही होगा जो होता रहा है। मतलब कहाँ पूछना चाह रहे हो? कंसोलिडेटेड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है राफे, या बिला वजह तंग करना चाह रहे हैं आप? हाँ, जैन शबीर ने मेरे दिल की बात की है। तो आई शो यू रेलेवेंट क्वेश्चन ऑफ PQs। बच्चों PQ 3 है, आखिरी 3 PQs हैं जो एसोसिएट से रिलेटेड है। आखिरी 3 PQs 12, 13, 14। PQ 11 तक कोई एसोसिएट नहीं है। पहले 11 PQs भी करेंगे, लेकिन आप चूंकि एसोसिएट नई नई चीज पढ़ी है तो एसोसिएट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो PQ 12 से शुरू हो जाए। PQ 12 में आपको मैं सिर्फ दिखा देता हूं कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक पेरेंट है,
एक सब्सिडरी है और एक एसोसिएट है, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और बैलेंस शीट इसमें नहीं है। PQ 13 पे आएंगे तो ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, इसमें भी एक पेरेंट है, एक सब्सिडरी है, एक एसोसिएट है, ठीक है। फिर PQ 14 पे आएंगे, इसमें भी एक पेरेंट है, एक सब्सिडरी है और एक एसोसिएट है। अच्छा, इसमें भी सिर्फ बैलेंस शीट है, तो दो क्वेश्चन बैलेंस शीट के हैं, एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है, और तीनों क्वेश्चन में कॉमन चीज है कि एसोसिएट भी है, एक सब्सिडरी है और एक एसोसिएट है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, ठीक है। आपने ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। आपके पास हमारी आज अब क्लास है, अब हमारी मुलाकात होनी है मंडे को, तो विल हैव थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 डेज है, 4 दिन और क्वेश्चन 3। क्या बात है, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। तो 4 दिनों में 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन करने में ना आपको मोर देन आवर लगेगा, आपको 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना और सोल्यूशन भी नहीं देखना जब तक पूरा क्वेश्चन कर ना ले। तो बहुत लर्निंग होगी आपकी इन क्वेश्चन में, आपकी दिमाग की बत्ती रोशन हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने से, इन तीनों क्वेश्चन करने से। यू विल एंजॉय। तो अब मैं रूल्स का पेज दिखा देता हूँ, अहमद हसन की फरमाइश थी। पता है क्या अहमद हसन, मेरे पास जो रूल्स का पेज है ना, उसमें जो आज मैंने रूल लिखे हैं वो तो आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन ना मेरे पेज थोड़ा स्कैटर्ड हो गया रूल्स का, मैं डिवाइस चेंज करता रहता हूँ, तो सिंक्रोनाइज डेली बेसिस पे नहीं हो रहे होते मेरे ये नोट्स। आई विश कि वो सिंक्रोनाइज डेली हो, लेकिन सिंक्रोनाइज नहीं होते। तो ये आज के रूल्स आपके सामने हैं, इसको आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कर लें। नहीं राफे, मैं आपकी क्वेश्चन से बिल्कुल परेशान नहीं होता, सिर्फ मुझे ये होता है कि एक बच्चे के कंफ्यूजन की वजह से 70-80 स्टूडेंट्स बोर ना हो रहे हो। तो मुझसे आप पर्सनली आप अलग से डिस्कस करेंगे तो आई विल अकोमोडेट। खास तौर पे मैं उन आईएएस की बात कर रहा हूँ जिन आईएएस जो आईएएस हमारे सिलेबस में नहीं है। जब ऐसे आईएएस आप डिस्कस करेंगे ना क्लास में जो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के कंसेप्ट प्रीवियस आईएएस से वीक हो सकते हैं, तो फिर वो मुझसे इंडिविजुअली उसके नोट्स मांगेंगे, नोट्स भी दे दूंगा। मतलब वो आईएएस जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, इससे पिछला पेपर के, उसके नोट्स मांगेंगे, नोट्स दे दूंगा, डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन क्लास में नहीं, क्लास से बाहर, ठीक है। तो क्लास में आप कंसोलिडेशन के 20 क्वेश्चन पूछे मुझसे, यानी कि जो सिलेबस का टॉपिक है उससे जरूर पूछे आप। ठीक है, ठीक है अहमद हसन। ले जनाब बच्चों, हम ना कंसोलिडेशन का एक फेज खत्म कर चुके हैं। जी खिजर आगे जा रहे हैं। अब कंसोलिडेशन का ना सेकंड फेज में फौरन स्टार्ट क्यों नहीं करता, इसकी लॉजिक मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन आज आपको और अच्छे तरीके से बात समझ आएगी। मैं अगले फेज पे तब तक नहीं जाना चाहता जब तक आप सारे पीक्यूज कर ना लें। पीक्यूज करने से कम आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि हमें कंसोलिडेशन की बेसिक रूल या फर्स्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन समझ आ गया। सेकंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे इतना टाइम नहीं लगना जितना यहाँ पे लगा, क्योंकि वहां पे चंद चीजें हमने एडिशनल पढ़नी है और क्वेश्चन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, 2-2, 3-3 सब्सिडरीज भी होंगी। लेकिन मैं तब तक आगे नहीं जाना चाहता, मतलब ऐसे ही है कि आप पहला स्टेज अगर क्लियर ना करें और दूसरे स्टेज में बैठ जाए तो कंफ्यूजन ही होगी। आपको फर्स्ट फेज कंसोलिडेशन की सिंपल कंसोलिडेशन नहीं आती अगर फॉर एग्जांपल, तो सेकंड फेज कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो आई वांट टू इंश्योर कि आपको बेसिक कंसोलिडेशन सारी आ गई है। वैसे तो हमने पढ़ ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको प्रैक्टिस के साथ सारे पीक्यूज कर लें, 14 पीक्यूज। इंशाल्लाह आप 2 हफ्ते में वो कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हम 2-3 हफ्ते के बाद, या इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते के बाद हम स्टार्ट कर देंगे सेकंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक हो गया? अच्छा जी रेहान साहब, आप क्वेश्चन पूछे क्यों नहीं पूछते, आप शर्माते क्यों हैं?
मिनिमम एस्टिमेट पीरियड दैट मस्ट बी कंसीडर्ड फॉर कंसल्टेशन, पता नहीं बुजदार यार ये तुम्हारी अंग्रेजी। तो वो कंसल्टेशन कर रहे हैं यार, करेंगे। 2 हफ्ते छुट्टी फरूख आफ्ताब, यार मैंने कब कहा छुट्टी? हम कुछ और टॉपिक पढ़ने लगे हैं, कंसोलिडेशन का गैप देने लगे हैं। कंसोलिडेशन का गैप क्लास में होगा, आपके घर पे नहीं होगा। आपने घर में डेली एक क्वेश्चन करना है कंसोलिडेशन का, ठीक है फरूख आफ्ताब? क्लास में कंसोलिडेशन 2 हफ्ते तक हम स्टॉप करने लगे हैं। आप घर में खूब क्वेश्चन करें, और आप इतने मैच्योर हैं अब सब कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे कंसोलिडेशन करें। ये ना हो कि 2 हफ्ते बाद में जब कहूँ कि लाएं जी कंसोलिडेशन का कम्प्लेक्स फेज हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो उस वक्त आप कहें हमने तो वो कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस नहीं की। फिर ये बड़ी ज्यादती होगी आपकी अपने साथ, ठीक है? तो 2 हफ्ते का गैप जो कंसोलिडेशन में आने लगा है, 2 या 3 हफ्ते का गैप, उसमें आप खुद से डेली एक क्वेश्चन करते रहेंगे। पीक्यूज भी हैं, उसके बाद टीक्यूज भी हैं, और इवन सीआईज भी जो किए हैं वो मैंने किए हैं, आप भी खुद भी करें सीआईज। तो आपके पास इस चैप्टर के अंदर जो मैंने चैप्टर आपको प्रोवाइड किया हुआ है 29 क्वेश्चन है, इनको करें बार बार, ठीक है बच्चों? रेहान फिर एक फजूल क्वेश्चन, इररेलेवेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका पढ़ने पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता, वो बस टीचर को ना उलझाए रखते हैं बातों में कि बस टीचर से कहानी है, डिस्कस करते हैं, तो टीचर को आरे लगाए रखें। तो हम उन टीचर्स में नहीं है जो स्टूडेंट के बहकावे में आए, ठीक है रेहान साहब? यार कोई अहमद एजाज को इस बात का जवाब दे दे कि 2 हफ्ते क्लास होनी है कि नहीं होनी। दो हफ्ते ना, हम जा रहे हैं टूरिज्म के लिए थाईलैंड, हाथ होगी? नहीं रेहान साहब, वो क्वेश्चन परमिशन तो ली थी, लेकिन इररेलेवेंट क्वेश्चन तो ना पूछे ना। अब आप मुझसे परमिशन ले, सर मैं क्वेश्चन पूछ लूं, मैंने कहा पूछे ऐश्वर्या राय की एज कितनी है, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि मैं अब वादा कर चुका हूं, जवाब दूंगा? ठीक है रेहान साहब? हम बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस ना, वो खाली हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट है, बल्कि IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आज तक जितने स्टैंडर्ड इशू किए हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये बच्चों वो आईएएस है जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी नहीं आता। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी नहीं आता। असल में आईएएस न्यू आया ना, तो क्वालिफाइड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पुराना सिलेबस पढ़ा होगा, इसलिए उनको नहीं आता। तो लेकिन मुश्किल एरिया है, इतना कम्प्लेक्स है, इतना कम्प्लेक्स है। एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा, एग्जामिनेशन में आसान आता है, वो इतना कम्प्लेक्स आईएएस है। मैंने उसकी नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स अटेंड की है, और मैं खुद भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग इसके ऊपर दे चुका हूँ, IFRS 9 के ऊपर, थाईलैंड में, मलेशिया में, दुबई में। 2 कंपनीज हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, BCCI बैंकॉक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और एक है RMC रॉकयाम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो इनके साथ मैं इंटरनेशनली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, और अच्छा मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करता हूँ, ट्रेनिंग्स अटेंड भी करता हूँ। तो मैंने ना अमेरिकन गोरों की भी, यानी कि मैंने जो है वो IFRS 9 के ऊपर ट्रेनिंग्स अटेंड की है, लेकिन यकीन जाने कोई इसकी गहराई में उतरने को तैयार ही नहीं है।
सब जो है ना ऊपर ऊपर से सतही बात करते हैं। ये इतना कम्प्लेक्स एरिया है। इसके ऊपर एक आईएएस नहीं है, 3-4 आईएएस हैं, उसकी मैं भी आपको बताऊंगा कनेक्शन क्या है। तो लेकिन हमारे सिलेबस में एग्जामिनर इतना डिफिकल्टी लेवल पे नहीं जाता, वो उतनी बात करता है जितनी उसको खुद आती है। मतलब एग्जामिनर भी इनफैक्टफुल इस आईएफआरएस की गहराई में नहीं उतर सकता। मैं आईएएस 37 39 पता नहीं कहाँ चले गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आईएफआरएस 9, तो एग्जामिनर भी, ये हकीकत है, एग्जामिनर भी उतना पूछता है जितना उसको आता है। अदरवाइज इस आईएएस के अंदर ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, आईफैक करता है प्रोवाइड ट्रेनिंग इसकी, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो पाकिस्तान में बैठ के समझी ही नहीं जा सकती। क्यों? पाकिस्तान में हमारी कैपिटल मार्केट में वो टर्मिनोलॉजीज यूज ही नहीं होती, कैपिटल मार्केट में वो ट्रेडिंग होती ही नहीं है जो वहां पे डिस्कस हो रही है। नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मुश्किल है। हमारे सिलेबस में तो बहुत आसान है, हमारे सिलेबस में तो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछता है, तो बहुत आसान है। मैं यही बात आपको खुशखबरी सुनाने लगा था कि आईएफआरएस 9 वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में इतना मुश्किल आईएएस नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में बड़ी आसानी से हम इसको डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आएंगी। जब तक समझ नहीं आएंगी हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ले बच्चों में स्टार्ट करने लगा। मैंने रेगुलर है ना, ये ना हो कि बाद में आपके हाथ से गेम निकल जाए, मतलब वो तो किसी भी टॉपिक में रेगुलर रहेंगे तो बात समझ आएगी। आईएफआरएस 9 है बच्चों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, लेकिन इससे पहले एक आईएएस 32 है, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। एक आईएएस 39 था जो अभी डिलीट हो गया, खत्म हो गया, उसकी जगह आईएफआरएस 9 आ गया। एक आईएफआरएस 7 है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर के हवाले से है। तो ये इसके रेलेवेंट आईएएस हैं। आपको मैं आईएएस 30 नाम का भी 39 का मैंने नाम इसलिए ले लिया कि आपको अभी तक आईएएस 39 अपनी किताबों में, अपने पास पेपर में नजर आएगा, क्योंकि आईएफआरएस 9 ने जस्ट अभी रिप्लेस किया आईएएस 39 को। आईएफआरएस 9 वैसे 2010 में आया था, 2010 में, लेकिन ये ग्रेजुअली आया 4 फेजेस के अंदर। फाइनली आईएफआरएस 9 ने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके आईएएस 39 को रिप्लेस किया। लास्ट ईयर आईएएस 39 बिल्कुल डिलीट हो गया। अब आईएफआरएस 9 मुकम्मल जो है वो रिप्लेस कर चुका है आईएएस 39। लेकिन चूंकि पिछले साल रिप्लेस हुआ तो आपको बुक्स के अंदर और अभी पास पेपर के अंदर आईएएस 39 नजर आएगा। ठीक है, तो आईएफआरएस 9 भी नजर आएगा, क्योंकि आईएफआरएस 9 तो पिछले 10 साल से है, लेकिन वो पार्शियली रिप्लेस कर रहा था थोड़ा थोड़ा करके आईएएस 39 को। नाउ इट हैज रिप्लेस्ड फुली आईएएस 39। पहले हम आईएएस 32 की बात करेंगे। आईएएस 32 क्या है, फिर आईएफआरएस 9 पे आएंगे। आईएएस 32 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन है सिर्फ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन। आईएफआरएस 9 में क्या है? आईएफआरएस 9 में मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया, तो हम आईएएस 32 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो सबसे पहली पहली डेफिनेशन हम लिखने लगे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं?
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which gives rise to, ये डेफिनेशन आप लिखेंगे साथ मेरे, फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी and financial liability or equity of another entity. ये डेफिनेशन ऐसी की ऐसे लिख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। नोटेड? अच्छा, सिंपल से पहले एग्जांपल देता हूं, फिर वर्डिंग को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। हम किसी बी लिमिटेड के शेयर्स खरीद लें, इन्वेस्टमेंट कर दें उसमें, बी लिमिटेड के शेयर्स खरीद लें, चाहे 2-4 शेयर खरीदें, 10 शेयर खरीदें, जितने भी शेयर खरीदें। अब हमारे हाथ में शेयर्स हैं बी कंपनी के, हम कौन है? ए लिमिटेड। हमारे हाथ में है बी लिमिटेड के शेयर्स। ये शेयर्स जो है ना, ये मेरे हाथ में फाइनेंशियल एसेट है। अच्छा, ये शेयर्स खरीदना इनफैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत ए लिमिटेड के हाथ में फाइनेंशियल एसेट आया, लेकिन बी लिमिटेड की इक्विटी इंक्रीज हो गई। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत हुआ क्या? एक का एसेट अराइज हुआ ए लिमिटेड का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की ना आपने, हमने इन्वेस्टमेंट की, और जब हमने इन्वेस्टमेंट की तो हमारा एसेट है वो फाइनेंशियल एसेट। लेकिन बी लिमिटेड की इक्विटी इंक्रीज हुई है, उसकी इक्विटी रेज हुई, हमारा एसेट रेज हो गया। दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन। इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी। एक एंटिटी का तो एसेट बढ़ा एंड दूसरी एंटिटी की लायबिलिटी तो नहीं बढ़ी, इक्विटी बढ़ी इस एग्जांपल में। एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, और तो दूसरी एंटिटी की या लायबिलिटी बढ़ेगी या इक्विटी बढ़ेगी। तो अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसमें लायबिलिटी तो नहीं बढ़ी दूसरी एंटिटी की, लेकिन इक्विटी बढ़ी है। हो गया। अब मैं एग्जांपल को चेंज करता हूं। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के डिबेंचर्स खरीदे, डिबेंचर्स कह लें, बॉन्ड्स कह लें, लोन नोट्स कह लें। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के डिबेंचर्स खरीदे। ए लिमिटेड का तो फिर इन्वेस्टमेंट ही है, ये इन्वेस्टमेंट का मतलब एसेट है, तो ए लिमिटेड का तो एसेट है, लेकिन अब बी लिमिटेड का क्या है? ये इक्विटी है। क्या ये बी लिमिटेड की इक्विटी है? हरी अप जल्दी बोले। तो बी लिमिटेड की क्या है? ये इक्विटी नहीं है, लायबिलिटी है। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लायबिलिटी है। तो बच्चों अब डेफिनेशन को गौर से देखिए। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी। अब डेफिनेशन को गौर से देखिए। मैं किसी भी कंपनी के शेयर खरीदूं या डिबेंचर खरीदूं, मेरे लिए तो एसेट है। एक एंटिटी के लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन दूसरी एंटिटी के लिए जिसने ये डिबेंचर या शेयर इश्यू किए हैं, मैं उसको कहने लगा हूं इशुअर। और ये इशुअर इंडियन वाला नहीं है, इशुअर का मतलब इश्यू करने वाला। ये इशुअर जो है ना, जिसने ये डिबेंचर या शेयर इशू किए हैं, उसके लिए अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो लायबिलिटी है, और अगर शेयर इशू किए हैं तो उसके लिए इक्विटी है। ठीक हो गया। तो एक एंटिटी की एसेट में इंक्रीज हुआ, एसेट रेज हुए, और दूसरे की लायबिलिटी या इक्विटी अराइज हुई। दोबारा सुन ले, मैं डिबेंचर खरीदूं या शेयर खरीदूं, एक एंटिटी यानी कि मेरा, वो एसेट ही समझा जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए डिपेंड करता है, वो इक्विटी भी हो सकती है
लायबिलिटी भी हो सकती है। एक और एग्जांपल लें, मैं जस्ट आपको लोन दे दूं, मैं आपको लोन दे दूं, सोचे ना, मैं आपको लोन दे दूं, मैं आपको लोन दे दूं, मेरा तो रिसीवेबल मीन एसेट, लेकिन आपकी लायबिलिटी, तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसे कह रहे हैं? पूरे कॉन्ट्रैक्ट को। आप कहते हैं कि यार मुझे लोन चाहिए, मैंने आपको 1000 रुपए का लोन दे दिया, ये लोन का देना एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे बताएं कि लायबिलिटी अराइज हुई कि एसेट अराइज हुआ? एक का एसेट, एक की लायबिलिटी। मेरा रिसीवेबल, आपकी लायबिलिटी, मेरा रिसीवेबल मीन एसेट, आपका पेबल मीन लायबिलिटी। तो लोन लेना देना ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है। डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया बच्चों? तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं। अभी तक तो मैंने एग्जांपल में बोल दिया कि फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं। मैंने शेयर्स खरीदे, ये भी फाइनेंशियल एसेट है। मैंने डिबेंचर खरीदे, ये भी फाइनेंशियल एसेट है। मैंने आपको लोन दिया, ये भी फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन क्या हर एसेट फाइनेंशियल एसेट है? क्या लैंड फाइनेंशियल एसेट है? क्या बिल्डिंग फाइनेंशियल एसेट है? तो हर एसेट फाइनेंशियल एसेट होता है? नहीं, फाइनेंशियल एसेट की प्रॉपर डेफिनेशन है। हर एसेट फाइनेंशियल एसेट तो नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि मशीन फाइनेंशियल एसेट है, नहीं, मशीन तो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। तो फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं? सेकंड डेफिनेशन, फाइनेंशियल एसेट किसे कहते हैं? अहमद इजाज ने कहा सही, कैश, रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, लेकिन मैं प्रॉपर डेफिनेशन इसकी लिखता हूं। फाइनेंशियल एसेट कहते हैं इज, पहला पॉइंट कैश को कहते हैं। सेकंड पॉइंट, कैश ना भी हो, कैश रिसीव करने का राइट हो, राइट टू रिसीव कैश। कैश लेना है, जैसे रिसीवेबल, जैसे डिबेंचर्स। मैंने अगर किसी कंपनी के डिबेंचर लिया तो मेरा राइट टू रिसीव कैश है। बच्चों बड़ी प्यारी एक एग्जांपल मेरे माइंड में आई है, सुने। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, डू आई हैव अ राइट टू रिसीव कैश? क्या मेरा कैश रिसीव करने का राइट एग्जिस्ट करता है? मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए, उमर यार ने कहा हाँ, अहमद इजाज ने कहा हाँ, एहतशाम ने कहा हाँ, रेहान ने कहा नहीं। बच्चों यस कहने वालों सब गलत कह रहे हैं। एक बच्चे ने लिखा यस डिविडेंड, दो तीन बच्चों ने लिखा डिविडेंड रिसीव करना राइट है। मैंने सारी डिसमिस कर दी चैट, मुझे बिल्कुल चैट पसंद नहीं है। तो फिर सुने, अहमद इजाज, इस सवाल का जवाब तो मैं जरूर दूंगा, फेल भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात को बड़े गौर से सुने। रेहान और एजाज के सवाल का जवाब मैं दोनों को दूंगा। खिजर आपका क्वेश्चन भी वही रैमल है। सुने सुने बच्चों, मैं क्या किसी कंपनी के शेयर्स जो होल्ड करता हूं, उस कंपनी को जाके कह सकता हूं शेयर्स पकड़ो, पैसे दो, मुझे वापस करो? क्या मेरा ये राइट है? राइट है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी कंपनी के डिबेंचर होल्ड करता हूं तो मेरा ये राइट है, मैं उनको जाके कहूं जब मैच्योर हो, पकड़ो डिबेंचर, मुझे कैश वापस करो, ये मेरा राइट है। राइट टू रिसीव कैश है मेरा। हाँ बेशक आज नहीं, लेकिन 2 साल बाद, 4 साल बाद जब ये रिडीम होंगे, शेयर्स तो कभी रिडीम होते ही नहीं है। तो शेयर्स के ऊपर तो मैं कभी भी नहीं कह सकता जाके कंपनी को कि ये अपने शेयर वापस रखो और मुझे पैसे दो। शेयर तो कभी रिडीमेबल नहीं होते।
नहीं, मैं ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहा हूँ। अहमद एजाज प्रेफरेंस शेयर के ऊपर बाद में आएंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी शेयर्स तो कभी रिडीमेबल नहीं होते। तो शेयर्स जो है ना, शेयर्स, इनके ऊपर मेरा राइट टू रिसीव कैश नहीं है। अब अहमद एजाज ने कहा था कि सेल तो कर सकते हैं ना, इनको वापस नहीं कर सकते, सेल तो कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाके सेल तो कर सकते हैं। इस तरह तो आप लैंड भी सेल कर सकते हैं, बिल्डिंग भी सेल कर सकते हैं, मशीनरी फर्नीचर भी सेल कर सकते हैं, गाड़ी भी सेल कर सकते हैं। वो क्या राइट टू रिसीव कैश है? मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है, मैं किसी को जाके कह सकता हूँ गिरबान से पकड़ के इसका कैश मुझे दो? डू आई हैव राइट टू रिसीव कैश अगेंस्ट कार? अगला बंदा नहीं लेता तो मैं क्यों, मैं कैसे, मेरा राइट है? अहमद एजाज जब सेल कर चुका हूं, थोड़ी देर के लिए जूम करें, मैं शेयर सेल कर चुका हूं, फिर तो मेरा रिसीवेबल है, और रिसीवेबल तो है ही है, राइट टू रिसीव कैश। लेकिन मेरे हाथ में शेयर्स हैं, मेरे हाथ में गाड़ी है, बिल्डिंग है, हमने होल्ड की हुई है, क्या इनके बदले में हमारा राइट है टू रिसीव कैश? नेवर। एक मिनट, सेल कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करने लगा हूं, अपॉर्चुनिटी टू अर्न कैश तो है, मैं कैश अर्न करने की अपॉर्चुनिटी जरूर रखता हूं, लेकिन राइट नहीं है। मेरे हाथ में शेयर्स है, मैं किसी का गिरबान जाके पकड़ सकता हूं, यार मुझे कैश क्यों नहीं दे रहे? नहीं कर सकता। राइट का मतलब ये है कि मैं किसी को फोर्सफुली कह सकूं, यार मुझे कैश दो। तो शेयर्स के बदले में आई डू नॉट हैव एनी राइट टू रिसीव कैश। हाँ, यस, आई हैव अपॉर्चुनिटी टू अर्न कैश। अब रेहान और एडमिनिस्ट्रेटर का एक क्वेश्चन आया डिविडेंड के हवाले से, कि डिविडेंड का कैश रिसीव करने का तो मेरा राइट है। बच्चों, आपको मजे की बात बताऊं, आपने कंपनी लॉ गौर से नहीं पढ़ा हुआ। एक कंपनी 10 साल तक डिविडेंड ना अनाउंस करे, शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं है जाके डिविडेंड मांगने का, कोई राइट नहीं है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक। हाँ, राइट, वो डिविडेंड अनाउंस कर दे फिर मेरा राइट है। जब तक वो डिविडेंड अनाउंस ना करे मेरा कोई राइट नहीं है। और जब वो डिविडेंड अनाउंस कर दे मेरा रिसीवेबल बन जाता है, और रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि नाउ आई हैव राइट टू रिसीव कैश। तो डिविडेंड रिसीवेबल और शेयर्स, ये दो अलग अलग एसेट है। मैं आपको बैलेंस शीट का नक्शा बना के दिखाता हूँ। मैंने अगर ना किसी बाटा कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, बाटा कंपनी के पैकेजेस के, कोई भी नाम ले लूं मैं कंपनी का, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक अलग चीज होती है, और डिविडेंड रिसीवेबल एक अलग चीज होती है। ये दो अलग अलग एसेट्स हैं। ये फाइनेंशियल एसेट है शेयर्स? बिल्कुल नहीं। लेकिन डिविडेंड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि इसके लफ्ज आ रहे हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल तो फाइनेंशियल एसेट होते हैं। जी हाफिज नोमान, बिल्कुल यही बात। तो रेहान और एडमिनिस्ट्रेटर को बात समझ आ गई कि जब तक डिविडेंड अनाउंस ना करे कंपनी, 10 साल तक डिविडेंड अनाउंस ना करे, मैं डिविडेंड का राइट नहीं रखता टू रिसीव कैश। मैं जाके डायरेक्टर का गिरबान नहीं पकड़ सकता कि डिविडेंड दो। कंपनी लॉ में बड़ा क्लियर लिखा हो कि जब तक कंपनी अनाउंस ना करे शेयर होल्डर का कोई राइट टू रिसीव डिविडेंड नहीं। हाँ, जरमीना ने क्वेश्चन पूछा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका राइट टू रिसीव कैश होता है जरमीना। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ सेपरेट थिंग, उसमें आपका राइट टू रिसीव कैश होता है। तो जहां राइट टू रिसीव कैश होता है वो मानेंगे हम। लेकिन मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि क्या शेयर्स में राइट टू रिसीव कैश होता है, तो इसका जवाब है नहीं होता। तो शेयर, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल एसेट नहीं है? IAS 32 कहता है हौसला रखें, तो भी है, लेकिन उसको अलग से कैटेगराइज करता है वो, equity of an other entity। किसी और कंपनी की इक्विटी हमारे हाथ में है, तो ये है तो फाइनेंशियल एसेट, लेकिन ये राइट टू रिसीव कैश नहीं है। अगर राइट टू रिसीव कैश होती तो फिर IAS 32 पॉइंट सी लिखता ही ना, क्योंकि पॉइंट बी में कवर हो जाती बात। तो IAS 32 बनाने वाले को पता था कि बी के अंदर शेयर कवर नहीं हो रहे,
क्योंकि शेयर में राइट टू रिसीव कैश नहीं होता, इसलिए उसको अलग से मेंशन करना पड़ा। तो मेरी इनिशियल एग्जांपल आज की जो थी ना, वो सुन ले दोबारा, कि मैं अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदूं, वो भी फाइनेंशियल एसेट है। वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? सी कैटेगरी में। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदूं, तो वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? बी कैटेगरी। तो दोनों केसेस में वो मेरा फाइनेंशियल एसेट तो है। मैं किसी कंपनी के डिबेंचर ले लूं, मैं किसी कंपनी के शेयर ले लूं, दोनों मेरे हाथ में फाइनेंशियल एसेट है। एक में राइट टू रिसीव कैश है, इसलिए फाइनेंशियल एसेट है डिबेंचर्स में। लेकिन शेयर्स में राइट टू रिसीव कैश तो नहीं है, लेकिन IAS 32 उसको अलग से फाइनेंशियल एसेट मानता है, उसको भी फाइनेंशियल एसेट मानता है। ठीक हो गया बच्चों? यहाँ पे ना अब एक और टेक्निकलिटी है, यहाँ पे है इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी। किसी और कंपनी के शेयर हमारे हाथ में है तो वो फाइनेंशियल एसेट है। मजे की बात। हाँ हाँ, डिबेंचर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिसीवेबल होते हैं, बिल्कुल ठीक है राव आपकी बात। अच्छा बच्चों सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। आपने ना शायद कंपनी लॉ में एक चीज पढ़ी होगी, जिसने नहीं भी पढ़ी मैं बता देता हूँ, कि आप समटाइम अपने ही शेयर बाय बैक कर लेते हैं। अपने ही शेयर बाय बैक कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा शेयर इश्यू कर दिए हैं, तो बाय बैक कर लेते हैं, और वो शेयर बाय बैक करके आपके हाथ में आ गए। क्या इसको फाइनेंशियल एसेट कहूं? क्या इसको भी फाइनेंशियल एसेट कह दूं? क्या इसको भी फाइनेंशियल एसेट कह दूं? कह दूं? क्यों ना कहूं? उमर यार ने तो कहा कह दे। उमर यार कैसे कह दूं? कैसे कह दूं कि वो फाइनेंशियल एसेट है? अब दोबारा वर्डिंग पढ़े, इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी। किसी और एंटिटी की इक्विटी हमारे हाथ में होगी तो वो फाइनेंशियल एसेट है। हमारी अपनी ही इक्विटी हमारे हाथ में हो, वो फाइनेंशियल एसेट नहीं। वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट नहीं है, वो किसी और के लिए तो फाइनेंशियल एसेट होगा। वो महरम होगा किसी और का। वो मेरा फाइनेंशियल एसेट नहीं, किसी और का होगा। किसी और के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता। इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी होना जरूरी है। तो बच्चों IAS 32 पता है उसको क्या नाम देता है? जो शेयर्स आपके हाथ में आपकी कंपनी के हैं, जो आपने बाय बैक किए, उसको IAS 32 कहता है ट्रेजरी शेयर्स। उसको IAS 32 क्या कहता है? ट्रेजरी शेयर्स। इसकी पता है एंट्री क्या होती है? पास जब हम शेयर्स खरीदते हैं, अपना ही शेयर खरीद बैठते हैं जब, तो इसको कैश क्रेडिट करते हैं। लेट से 15 रुपए का खरीदा, लेकिन डेबिट क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं करते। इसको हम ट्रेजरी शेयर्स के नाम से डेबिट करते हैं, TS ट्रेजरी शेयर्स। फिर करते क्या है इसका? अल्टीमेटली इसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करवाते हैं? एसेट साइड पे शो करवाते हैं? नहीं 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 नहीं, हम पता क्या करते हैं बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में जब इक्विटी शो करते हैं ना, तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग नजर आ रही होती है। तो लेट से हमारी 500 की शेयर कैपिटल है, उसमें से 15 माइनस कर देते हैं। ये क्रेडिट नेचर है और ये डेबिट नेचर है, तो 485 शो करवाते हैं। हाँ हाफिज नुमान, इक्विटी में से माइनस करते हैं। तो ट्रेजरी शेयर्स यूं समझ लें इक्विटी का कॉन्ट्रा है, ये एसेट है ही नहीं। तो अपने ही शेयर्स आपके हाथ में होंगे, वो फाइनेंशियल एसेट नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे अब वर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगी कि इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी, किसी और एंटिटी की इक्विटी हमारे हाथ में होगी तो वो फाइनेंशियल एसेट कहलाई जाएगी। अपनी ही इक्विटी हमारे हाथ में होगी, वो फाइनेंशियल एसेट नहीं कहलाई जाएगी। डी पार्ट, चौथा और मजेदार पार्ट, टेक्निकल पार्ट। राइट टू एक्सचेंज financial asset with an other entity.
under the circumstances potentially favorable to entity, potentially favorable to entity. अब इसमें एग्जांपल समझे बगैर ये वर्डिंग समझ नहीं आएगी। तो तवज्जो, मुझे ना सितंबर में ना इंपोर्ट करनी है कोई चीज, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने सितंबर में ना इंपोर्ट करनी है $1 मिलियन की। ये ऑर्डर नहीं है यार, मेरी बात को सुने सिर्फ। डॉलर में आज डॉलर 160 का है, मैं एग्जैक्ट रेट नहीं ले रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि डॉलर 170, 175, 180 का ना हो जाए। मैं एक ब्रोकर के पास जाता हूँ, हाँ बिल्कुल डेरिवेटिव है, लेकिन मैं मुश्किल बात अभी नहीं करना चाह रहा। देखिए बच्चों, मुझे ना कुछ बच्चे वर्गलाते हैं कि मैं मुश्किल बात करूं, तो मैं मुश्किल बात स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मैं आज ना एक ब्रोकर के पास जाता हूं और ब्रोकर से कहता हूं आ जाए आ जाए, ब्रोकर से कहता हूं जी मैं जाते वक्त रख लूंगा, नहीं नहीं मैं रख लूंगा। अच्छा, मैं बात क्या कर रहा था, मैं डीलर के पास जाता हूँ, यार मुझे डर है कि डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, तो मेरे साथ एक एग्रीमेंट करो कि आप ये डॉलर मुझे कितने का दोगे। वो कहता है 162 पे डन करो। मैं कहता हूँ यार आजकल तो 160 का नहीं है। वो कहता है भाई फिर मुझे क्या फायदा हुआ, मेरा भी तो कोई प्रॉफिट होना चाहिए ना। मैंने कहा यार चलो 162 पे एग्रीमेंट कर लेना बेहतर है, क्यों, मुझे तो कहीं डर है कि 165, 170 का ना हो जाए डॉलर। तो मैंने कहा ठीक है यार डन करो, $1 मिलियन मुझे आप सितंबर में दोगे, आज जून है, तो मुझे सितंबर में आप $1 मिलियन दोगे। रेट डन हो गया 162। तो बच्चों देखिएगा इंटरेस्टिंग होगा क्या, आज मैंने 162 के साथ एग्रीमेंट लॉक कर दिया। $1 मुझे मिलेगा 162 का, और $1 मिलियन कितने का मिलेगा, 162 मिलियन का। इस एग्रीमेंट को कहते हैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट। फॉरवर्ड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट हो तो आज रहा है, रेट तो उसका आज फाइनल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल सेटलमेंट इसकी होगी फ्यूचर में। तो डन हो गया, 30 जून आ जाता है, मैंने 3 जून को एग्रीमेंट किया था, आज 30 जून आ गया, और मार्केट में ना अनफॉर्चुनेटली डॉलर हो जाता है 165 का। मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा एग्रीमेंट हुआ है, मुझे तो 162 का ही मिलना है। एग्रीमेंट ना किया होता ना तो रुल गए थे जनाब। मुझे इस एग्रीमेंट जो कि कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ एग्रीमेंट, कागज पे लिखा होगा एग्रीमेंट, ये मुझे इस एग्रीमेंट की बदौलत ना 3 मिलियन का फायदा हो रहा है। कैसे जरा देखिएगा, 165 वाला डॉलर मुझे 162 का मिलेगा, $3 सस्ता, $3 का फायदा, $1 पे $3 का, $1 मिलियन पे $3 मिलियन का फायदा, 3 मिलियन का फायदा होगा मुझे, 3 मिलियन रुपीस का। और अगर खुदा ना खास्ता ये डॉलर 170 का हो जाता है, मुझे फिर भी टेंशन नहीं, मुझे फिर भी कितने का मिलेगा, 162 का। अब जरा सोचें, इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट एक कागज का टुकड़ा है, उसकी बदौलत मुझे 8 मिलियन का फायदा हो रहा है, 8 मिलियन का फायदा हो रहा है। कैसे, वो इस तरह से कि 170 वाला डॉलर इस एग्रीमेंट की बदौलत मुझे 162 का मिलेगा, $8 सस्ता,
8 रुपये फायदा, और $1 मिलियन लेना है तो 8 मिलियन का फायदा होगा। तो ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट मेरा एसेट हुआ कि ना हुआ? हर वो चीज एसेट है जो फ्यूचर बेनिफिट दे और मेरे कंट्रोल में हो। ये कागज का टुकड़ा मेरे कंट्रोल में है और इससे मुझे फ्यूचर बेनिफिट मिलके रहेगा। तो ये एज पर डेफिनेशन एसेट तो है। तो ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट एक एसेट है। कि सर यार सारी रात कहानी सुनाई, सुबह उठ के कहते कि आप मुझसे मुखातिब थे, हाथ होगी यार, दोबारा समझा दें। मैं समझाता रहा हूँ। तीसरी एग्जांपल सुन लें। कुछ हाफिज नुमान, कुछ बंदों को ना बहुत तेज भागने की आदत होती है। हेजिंग क्या होता है यार, ये क्यों मुश्किल बातें कर रहे हो? स्टेप बाय स्टेप। आप चाहते हो सारा IFRS 9 आज हो जाए। हेजिंग का नाम नहीं लेना अभी आपने, मेरे साथ साथ चलना है। दोबारा समझने जी। डॉलर हो जाता है 180 का, खुदा ना खास्ता। मुझे इस एग्रीमेंट की बदौलत 180 में मार्केट में डॉलर है, मुझे वो 162 का मिलेगा। क्यों? फॉरवर्ड एग्रीमेंट हुआ हुआ डीलर के साथ। डीलर इज बाउंड कि वो मुझे 162 का डॉलर देगा, एग्रीमेंट हुआ हुआ है। लेकिन मार्केट में 180 का है, मुझे 18 रुपीज का फायदा होगा। कैसे? 180 वाला डॉलर मुझे 162 का मिलेगा, 18 रुपए का फायदा $1 के ऊपर। और मैंने $1 मिलियन का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो मुझे 18 मिलियन का फायदा होगा इस एग्रीमेंट की वजह से। तो इस एग्रीमेंट को मैं एसेट कहूं कि ना कहूं? ये एग्रीमेंट मेरा एसेट है। अच्छा बच्चों, अब आप ना डी पॉइंट पढ़ेंगे, अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट। एक्सचेंज का मतलब होता है एक एसेट दूंगा, एक एसेट लूंगा। कायदे आजम दूंगा, डॉलर लूंगा, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी दूंगा और डॉलर लूंगा, एक्सचेंज हो रहा है। रेहान उसकी बात भी करते हैं जी, अरसलान उसकी बात करते हैं अभी। मैं पाकिस्तानी रुपीस दूंगा, डॉलर लूंगा, एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट विद अनदर एंटिटी, डीलर के साथ। इस तरह से एक्सचेंज करूंगा अंडर द सर्कमस्टांसेस जो कि मेरी फेवर में होंगे, यानी कि मुझे फायदा दे रहे होंगे, पोटेंशियली फेवरेबल टू एंटिटी। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसकी बदौलत मेरा राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट होगा, और इस तरह की एक्सचेंज जिससे अल्टीमेटली मुझे फायदा हो, उसको मैं फाइनेंशियल एसेट कहूंगा। हाँ हाँ रेहान, और एक दो बच्चों का ये क्वेश्चन है, आयजा का, दो तीन बच्चों का और भी। मैं यार आता हूँ ना अभी, अब मेरे साथ साथ रहे। मैंने कब कहा कि मैंने सारी बात कवर कर दी? स्टेप बाय स्टेप सुने तो सही, सुने तो सही। कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, सुने। शायद आज वही सेम क्वेश्चन सुन लें, आज सुन लें गौर से। आज 30 जून है, ये एंड है। 30 जून को मैंने बैठ के इसको देखना है कि ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट मुझे फायदा दे रहा है कि मुझे मेरे गले पड़ रहा है। ये गले कैसे पड़ रहा है, नुकसान कैसे होगा? तवज्जो। ओहो, डॉलर हो गया 150 का। 150 का भाई लेने के देने पड़ गए। आई एम बाउंड टू बाय डॉलर एट 162। मुझे इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट की बदौलत 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। जो मार्केट में 150 का है, आई एम बाउंड टू बाय एट 162। तो महंगा मिलेगा यार मुझे इससे, डीलर से, लेकिन क्या करूं, डीलर के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ, खरीदना मजबूरी है। तो मार्केट में मिल रहा है 150 का, बट आई एम बाउंड टू बाय एट 162। 12 रुपए का नुकसान $1 के ऊपर, और $1 मिलियन का एग्रीमेंट है, 12 मिलियन का नुकसान। इसी को तो कहते हैं जुआ। जुआ यही तो चीज है भाई, यहाँ बहुत प्रॉफिट हो सकता है, बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो मुझे बताएं, ये कागज का टुकड़ा, ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट, ये मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? ये एसेट है कि दर्द सर है?
ये तो लायबिलिटी है। तो बच्चों ईयर एंड पे ना बैठ के हमने सोचना होता है, ईयर एंड पे ना हमने बैठ के सोचना होता है कि ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है ये मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है। शिवगा, लेकिन आपने कहा बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, लेकिन सुन ले शिवगा, ये एक टाइम में या एसेट होगा या लायबिलिटी होगा, दोनों नहीं हो सकते, इकट्ठे कभी नहीं होंगे। तो आज 30 जून पे ना बैठ के मैंने सोचना है कि या ये एसेट होगा या ये लायबिलिटी होगा, दोनों में से एक होगा। तो मेरी स्टेटमेंट को गौर से सुने। हर ईयर एंड पे बैठ के हम फॉरवर्ड एग्रीमेंट के बारे में सोचते हैं कि ये हमारा एसेट है कि लायबिलिटी है, बिल्कुल बीवी की तरह, वाइफ की तरह। हम अक्सर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये एसेट है कि लायबिलिटी है। ठीक है, तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट के बारे में हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये एसेट है कि लायबिलिटी है। हो सकता है सुबह आपको एसेट लगे, शाम को लायबिलिटी लगे, और वाइस वर्सा। सुबह आपको लायबिलिटी लग रहा था, शाम को एसेट लगेगा। कैसे? सुबह डॉलर का रेट 150 हो गया, शाम को 170 हो गया। सुबह लग रहा था नुकसान, बोले भाई हो गए नुकसान, लायबिलिटी। शाम को लग रहा है नहीं नहीं यार 8 का फायदा हो, 170 का हो गया। तो हो सकता है एक वही फॉरवर्ड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट सुबह हो सकता है एसेट हो, शाम को लायबिलिटी हो, वाइस वर्सा। सुबह एसेट हो, शाम को लायबिलिटी हो। सुबह आपको अच्छा खाना मिल गया, आपको लगा कि यार ये तो पीवी एसेट है, शाम को उसमें शॉपिंग, तो आपको लगा नहीं यार ये तो लायबिलिटी है। तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट बीवी कितना होता है जनाब, पल में एसेट पल में लायबिलिटी, है ना? हाँ खिजर, दोनों अगर ना हो तो फिर ना एसेट होगा ना लायबिलिटी होगा। ठीक हो गया बच्चों? जी, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मंजर पूछें आप। अब अगली बात सुने, मेरी जरा डेफिनेशन में देखिए मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियली फेवरेबल। जब फायदा होगा तभी हम इसको एसेट कहेंगे, अगर फायदा ना होता तो मैं इसको एसेट ना कहूंगा, एसेट नहीं कहूंगा फिर। अब मैं ना फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन वैसे तो मैंने बाद में लिखनी थी, लेकिन अब क्योंकि मौका भी है और टाइम भी है तो कर लेते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात। बच्चों फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन चलो मैं बाद में लिखता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना याद रखें, मैं इसी वर्डिंग को रीवर्ड करता हूँ, इसी स्टेटमेंट को, राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट विद एन अदर एंटिटी अंडर द सर्कमस्टांसेस पोटेंशियली अनफेवरेबल टू एंटिटी। मैंने फेवरेबल के बजाय क्या वर्ड यूज किया? अनफेवरेबल। तो बच्चों अनफेवरेबल हो गया तो ये अब एसेट होगा? नहीं 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 नहीं, फिर क्या होगा? लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो फेवरेबल का लफ्ज है तो एसेट, अनफेवरेबल का लफ्ज है तो लायबिलिटी। जी बच्चों ये बात क्लियर है? बोलो तो सही यार। हाँ रेहान, फाइनल तो मैच्योरिटी डेट पे ही होगा, लेकिन हम ईयर एंड पे भी इसको असेस करेंगे कि एसेट है कि लायबिलिटी है। चलिए जी माशाल्लाह सबको क्लियर हो गया। ले बच्चों अब फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखने लगा हूं। फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। एसेट की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, दो पॉइंट है इसमें ए और बी करके। टू डिलीवर कैश, कैश पे करना हो हमारी ये लायबिलिटी है, या कैश पे ना करना हो। अब ऊपर वाली वर्डिंग, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट विद अनदर एंटिटी
under the condition under the circumstances condition potentially सिर्फ एक लफ्ज चेंज करके लगाओ अनफेवरेबल फेवरेबल के बजाय अनफेवरेबल टू एंटिटी मजबूरी है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि मैंने एक्सचेंज करना है फाइनेंशियल एसेट रुपी देना है डॉलर लेना है लेकिन इस तरह से लेना देना है कि वो उसका मुझे नुकसान ही होगा पोटेंशियली अनफेवरेबल तो ये अब फॉरवर्ड एग्रीमेंट लायबिलिटी बन गया तो लायबिलिटी की डेफिनेशन में आ गया अरे हम करेंगे यार एंट्रीज की बातें करेंगे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये सारी बातें तो करेंगे अभी तो डेफिनेशन पढ़ाने दो यार मुझे करेंगे सारी बात ठीक हो गया बच्चों अच्छा मैं अपना कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा आपने मुझे बताना है कि कौन सी लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है हर लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरह हर एसेट फाइनेंशियल एसेट नहीं होता हर लायबिलिटी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती बच्चों वो ना बिजली का बिल आया हुआ है वो पे करना है इज इट फाइनेंशियल लायबिलिटी यस वी हैव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश एहतशाम वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है बिल्कुल है क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश अच्छा वो ना सैलरीज देनी है एम्प्लॉयज को इस महीने की मई गुजरा ना अभी जून आ गया तो मई की सैलरीज देनी है एम्प्लॉयज को अहमद एजाज कहते हैं नहीं क्यों भाई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है बिल्कुल है फाइनेंशियल लायबिलिटी कौन कहता नहीं है बिल्कुल है अहमद एजाज अपना कंसेप्ट ठीक करे लायबिलिटी है आपको क्यों लगता है कि लायबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल लायबिलिटी बिल्कुल है थोड़ा डिले हो सकता है नहीं डिले की तो बात ही नहीं कर रहे वैसे तो डिबेंचर भी हमने 10 साल बाद देने हैं तो डिले करके देने हैं तो इसका मतलब है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी की डेफिनेशन में मैंने ये कब लिखवाया कि डिले करना है कि इमीडिएट करना है बात है कि मेरी ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश यस है आज दूं कि कल दूं कि 10 साल बाद दूं इससे फर्क नहीं पड़ता है एजाज तलवार लटक रही है सर पे पता नहीं कब गिरे तो लायबिलिटी तो है लायबिलिटी तो है दिल ही तो है न संग खिश्त और रेहान अगली बात शुरू कर दी करंट और नॉन करंट मुझे ना पता क्यों लग रहा है रेहान आज अपना बड़ा तेज तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं आप चाहते हैं कि आज ही जो है ना सारा आईएएस खत्म हो जाए करंट और नॉन करंट दोनों हो सकती है फाइनेंशियल लायबिलिटी करंट भी हो सकती है नॉन करंट भी हो सकती है हम तो करंट और नॉन करंट का चक्कर डिस्कस ही नहीं कर रहे एक बड़ा अजीब क्वेश्चन राव ने पूछा राव इंटेंजिबल नॉन फाइनेंशियल होती हैं यार पता नहीं इंटेंजिबल लायबिलिटी भी कोई चीज होती है इंटेंजिबल एसेट्स तो होते हैं राव ये तो लतीफा है आज मेरे लिए ठीक है माफी मांगो गलती होगी माफी मांगो माफी मांगो और वैसे राव इंटेंजिबल की आपकी स्पेलिंग भी गलत है पता है इंटेंजिबल पता है किसे कहते हैं इंटेंजिबल किसे कहते हैं चले मिट्टी पाए छोड़े टॉपिक पे आते हैं कहानी कुछ यूं है टैक्स पे करना है मई के महीने का ना अप्रैल मई का टैक्स पे करना है
पिछले 6 महीने का या पिछले 1 साल का टैक्स पे करना, टैक्स पेबल, इज इट फाइनेंशियल लायबिलिटी? नुमान कहते हैं यस, अहमद एजाज कहते हैं यस, मंसूर कहते हैं यस, रिमशा कहती हैं यस, राहत कहते हैं यस, हसन अरशद कहते हैं यस, सब कहते हैं यस। मैंने बड़ा खूब आपको ट्रैप किया और आप सब ट्रैप हो गए। अच्छा, अब बच्चों ने कहना शुरू कर दिया ना, आयशा कह रहे हैं नहीं, अतार कह रहे हैं नहीं, खिजर कह रहे हैं नहीं। तो बच्चों सुने, मेरा गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैंने टैक्स देना? हाँ, साद जीनियस, इब्राहिम और साद ने बिल्कुल इसको सही तरीके से बताया। ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ये लॉ में लिखा हुआ टैक्स देना, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ गवर्नमेंट के साथ कि मैं टैक्स दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है भैया टू डिलीवर कैश। बिजली का बिल पे करना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉय को सैलरी देना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब आप कहेंगे बिजली का बिल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कैसे हो गया? जब बिजली का मीटर लगवाते हैं ना, तो वो फॉर्म फिल करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है कि आई विल पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, जिसको हम पढ़े बगैर साइन करते हैं, फॉर्म को अंगूठा लगाते हैं, बस फॉर्म फिल हो गया। उसके ऊपर ये बिजली का बिल का मीटर आप जब लगवाते हैं ना, उसका कभी फॉर्म पढ़ लें, आप कभी मीटर ना लगवाएं, उस पर पता है क्या लिखा होता है कि अगर आपने बिल पे ना किया तो आपकी जायदाद बेच के भी बिल रिकवर किया जाएगा। तो उसमें तो इतनी सख्त बातें लिखी होती है। तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है हमारा, जब एग्रीमेंट, हम जब मीटर लगवाते हैं, कनेक्शन देते हैं, तो भाई वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था बिजली का बिल पे करना। एम्प्लॉय जब हमने हायर किया था तो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, हमने जॉब लेटर दिया था उसको, तो वी हैव लायबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी टू पे हिम सैलरी ऑन मंथली बेसिस। लेकिन गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो टैक्स पे करना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। दैट्स व्हाई टैक्स पे करना फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी है, एक मिनट, लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अब आई समझ? हर लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, इज इट फाइनेंशियल लायबिलिटी? मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, इज इट फाइनेंशियल लायबिलिटी? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिल्कुल सही कहा आप सबने। अच्छा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 3,000 रुपया, 30,000 रुपया, 3 लाख रुपया, वो इंटरेस्ट पेबल, वो भी है, उसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, वो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डिबेंचर इशू किए हुए मैंने, डिबेंचर इशू किए हुए 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद रिडीम होने, वो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। हाँ हाँ बिल्कुल फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अच्छा बच्चों, मैंने एडवांस रिसीव किया कस्टमर से, कहानी को पहले सुन लें। एडवांस रिसीव किया कस्टमर से, कस्टमर आया 2 लाख रुपए दे गया कि ये गारमेंट बना दे, मैंने कहा ठीक है यार, 15 दिन बाद आना, 2 लाख रुपए दे जाओ, 15 दिन बाद आना, गारमेंट ले जाना। अब 2 लाख रुपए मेरे पास आया हुआ है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डेफिनेटली मेरी लाइबिलिटी में शो होगा, बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो ये लाइबिलिटी में शो होगा ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो तो होगा, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है? क्यों? 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 हाफिज नुमान के अलावा सारे कह रहे हैं कि नहीं है ये फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो सुन ले बच्चों, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है कि टू डिलीवर गुड्स है? हाँ, आयजा खालिद ने बिल्कुल सही कहा, शेख अब्दुल राफी ने भी बिल्कुल ठीक कहा। शहनाज, सर्विसेज नहीं, गुड्स, गुड्स का वर्ड यूज करें। हमने सर्विसेज या गुड्स, चले गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करनी होती, मतलब आपसे मैं एडवांस फीस ले लूं और आपको कहूं मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मैंने अब आपको सर्विसेज देनी है, कैश नहीं वापस करना।
तो गुड या सर्विसेज आपने देनी हो कस्टमर को, उसका एडवांस आया हो, उसके बदले में आपने कैश वापस नहीं करना हो, तो वो लायबिलिटी तो है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं। तो हर लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती। अब ये जितनी एग्जांपल मैंने बोली है ना, आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए। लिख ली या लिखवा दूं? मैं आपके ना आसानी के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिखवा देता हूँ। फॉलोइंग आर नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या? टैक्स पेबल, अनअर्न इनकम जिसको हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं। तीसरी चीज है, आपको याद होगा आपने कभी पढ़ा था डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हम अपनी लाइबिलिटी में शो तो करते हैं, लेकिन वापस तो नहीं करनी होती हमने, वो बस थोड़ा थोड़ा करके हम मोटेज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह कोई भी डेफर्ड इनकम होगी ना, वो वापस नहीं करनी होती, वो थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करनी होती है। तो उसको भी हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं कहेंगे। ठीक हो गया बच्चों? चलो, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट तो मैं वैसे समझा चुका हूं, अनफेवरेबल वाला। अब आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। जब हमने स्टार्ट की ना, उसमें 3 लफ्ज आए थे। फाइनेंशियल एसेट, वो क्लियर हो गया। फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो क्लियर होगी। अब पढ़ते हैं इक्विटी की डेफिनेशन। इक्विटी किसे कहते हैं? रेसिडुअल इंटरेस्ट। अच्छा, रेसिडुअल इंटरेस्ट का आसान लफ्ज ये है कि कंपनी के सारे एसेट्स को बेच के लायबिलिटी पे कर दी जाए, और बाकी जो बचे, रेसिडुअल का मतलब होता है बच जाने वाला, जो बच जाए, रेसिडुअल, जो बच जाए। एसेट सारे बेचे, जितने पैसे आए उससे पहले लायबिलिटी पे कर दें, लायबिलिटी पे कर दें, और बाकी जो बचे वो किसका है? शेयर होल्डर का। रेसिडुअल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन मेरा आपसे ना एक क्वेश्चन है, इसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन। आज एक बच्चे ने ना, रेहान ने शायद या किसी और बच्चे ने प्रेफरेंस शेयर लिखा था, मैंने उसको टोका था उस वक्त। किधर ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये नोट्स हैं, इसके वजह से स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन क्वेश्चन और चैप्टर मैं आपको दूंगा। प्रेफरेंस शेयर कोई मुझे बताए, हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, मुझे सवाल का जवाब दें, ये मेरी इक्विटी है कि लायबिलिटी है? हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, अहमद इजाज ने कहा लायबिलिटी है, इब्राहिम ने कहा लायबिलिटी, फरूक ने कहा लायबिलिटी, हसन ने कहा लायबिलिटी, अहमद इजाज ने कहा लायबिलिटी, हसन अरशद ने कहा लायबिलिटी, सब कह रहे हैं लायबिलिटी। एक बच्चे ने कहा था इक्विटी। ओहो, एक बच्चे ने कुछ लिखा था, मैंने वो पढ़ा नहीं, सॉरी डिलीट हो गया। बच्चों सुने फिर, रैम क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, हमने इशू किए हैं आम जनता को, वो इक्विटी है कि लायबिलिटी है? तूबा कहती है जी वो कंबाइंड लायबिलिटी भी है, इक्विटी भी है। हाँ, एनोनिमस अटेंडी जीत गया। वो नहीं, अगली बात जो की है ना, मैं उस पर अपने अल्फाज वापस लेता हूँ।
हाँ, एक दो बच्चों ने ना रिडीमेबल का वर्ड यूज किया है, तो ये कंसेप्ट उनका ठीक है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं। पी शेयर में लिखा, पी स्टैंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल, काबिले वापसी। एक होते हैं इरिडीमेबल, नाकाबिले वापसी। रिडीमेबल जो कभी ना कभी वापस होने, इरिडीमेबल जो कभी वापस नहीं होने। जो कभी वापस नहीं होने ना, वो लायबिलिटी कहां से होगी? हाँ हाँ, एक सियासी एवे ना, सियासी लतीफा आपके साथ डिस्कस करने लगा आपको बात समझाने के लिए। पता है, बचपन से सुनते आए हैं कि हर पाकिस्तानी इतने लाख का मकरूज है ना? हर सियासी लीडर, हर टीवी एंकर बैठ के यही गीत गा रहा होता है कि हर पाकिस्तानी इतने का मकरूज है। आपने कभी इस चीज की टेंशन ली है? मतलब आजकल कहा जा रहा है, पता नहीं सच है कि नहीं, कि हर पाकिस्तानी 9 लाख रुपए का मकरूज है, 900,000 का। कभी आपने टेंशन ली इसकी? क्यों? आपने पे नहीं करना, आपने डायरेक्टली पे नहीं करना, लेकिन आपसे निकलवाती गवर्नमेंट कैसे है? पेट्रोल की प्राइस बढ़ा के, बिजली की कीमत बढ़ा के, टैक्स रेट बढ़ा के, वो आपसे इस तरह से निकलवाती है। मतलब आपने डायरेक्टली पे नहीं करना। और पता है क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि ये लाइबिलिटी मेरी क्या, ये तो पाकिस्तान की लाइबिलिटी है ही नहीं। ये मैं लतीफा सुना रहा हूँ आपको सियासी। क्यों? जो वापस ही नहीं होनी, वो लाइबिलिटी किस चीज की? मतलब लाइबिलिटी तो वो होती है जो वापस हो। ठीक है, तो जो चीज वापस नहीं होनी ना बच्चों, वो लाइबिलिटी नहीं हो सकती। तो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल है ही नहीं, जो वापस कभी करने ही नहीं है, तो वो लाइबिलिटी कैसे हो सकते हैं? तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी नहीं होते। अगर लाइबिलिटी नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? इक्विटी, जो कभी ना कभी वापस होने हैं, 2 साल बाद या 200 साल बाद, कभी ना कभी वापस होने हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, उनको कहते हैं रिडीमेबल। और जब वापस करने हैं तो फिर ये लाइबिलिटी। तो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर की दो टाइप्स हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर ट्रीटेड एज इक्विटी एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। हाफिज साहब, लगता तो यही है। लोन, आपने कभी सुना कि पाकिस्तान का लोन कम हुआ है? हमेशा बढ़ता है। तो लोन तो वापस नहीं होता, जब वापस नहीं होता तो कहाँ से रिडीमेबल हुआ? मैं हमें लतीफा, मतलब लतीफा के ये तौर पे कह रहा हूँ। अदरवाइज आईएमएफ को लोन की किस्तें वापस जाती हैं, लेकिन जितनी किस्तें वापस जाती हैं उससे ज्यादा हम ले लेते हैं फिर। तो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी है कि लायबिलिटी, डिपेंड करता है। अगर वो इरिडीमेबल उनके माथे पे लिखा हुआ है तो दे आर इक्विटी, बट अगर उनके माथे पे लिखा हुआ है दे आर रिडीमेबल, तो इक्विटी। एक और कंफ्यूजन आपके साथ शेयर करता हूँ, ये कंफ्यूजन थी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, तो आईएएस 32 ने ये बात क्लियर की है। या आईएएस 32 का कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इफ एनी इक्विटी इज redeemable that is treated as liability, but if any instrument is irredeemable that will be treated as equity। या ये 32 का कंसेप्ट है। एक और कंफ्यूजन आपके साथ शेयर करने लगा। हमने ना डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर, जात के डिबेंचर, जात के डिबेंचर। लेकिन 5 साल बाद हमने उन डिबेंचर होल्डर को कहा, अगर आप चाहें तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। 5 साल बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। मैं इनको कह रहा हूं जात के डिबेंचर हैं, लेकिन बने फिरते हैं शेयर्स। मतलब कि फ्यूचर में
शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में। कब? 5 साल बाद। अब बताएं कि ये इक्विटी है कि लायबिलिटी? मुजम्मिल ने कहा 5 साल तक लायबिलिटी है, बुजदार ने कहा इक्विटी, खिजर ने कहा लायबिलिटी, इक्विटी ऑप्शन वाला इब्राहिम ने कहा इक्विटी, मुजम्मिल ने कहा 5 साल बाद इक्विटी विद लायबिलिटी, अहमद ने कहा इक्विटी, एहतशाम अभी लायबिलिटी है जब कन्वर्ट हो जाएंगे लायबिलिटी, एहतशाम हसन भी यही कह रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि पहले 5 साल तक इसको आप इक्विटी समझे, सॉरी लायबिलिटी समझे, 5 साल बाद इसको इक्विटी बना लें। लेकिन शहनाज का आंसर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनकन्वर्टेबल डिबेंचर लायबिलिटी है। मैं कन्वर्टेबल का पूछ रहा हूँ यार, तुम अनकन्वर्टेबल में लेकर रहे मुझे। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। शहनाज, आपके बात को मैं बिल्कुल गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन बात अनक्लियर जरूर है आपकी। हाँ, जरमीना ने मेरे जेस्चर, मेरी बॉडी लैंग्वेज को समझ लिया कि कुछ इसमें कन्वर्टिबल है, कुछ इक्विटी। तो बच्चों सुने, इन्हें ना हम कहते हैं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्टिंग कहते हैं कंपाउंड। इनमें दोनों खूबियां पाई जाती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक इक्विटी के पाए जाते हैं, कुछ लायबिलिटी के पाए जाते हैं। इसकी मुकम्मल कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। आज सिर्फ कंसेप्ट लेंगे। स्पेलिंग गलत हो गई। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को हम नाम देते हैं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड किसे कहते हैं वैसे? मिक्स। कंपाउंड कहते हैं मिक्स को, मिक्सचर को। ये दोनों का मिक्सचर है। क्यों? क्यों मिक्सचर है? इसमें थोड़ा सा एलिमेंट लायबिलिटी का भी पाया जाता है, थोड़ा सा एलिमेंट इक्विटी का भी पाया जाता है। कुछ इक्विटी का एलिमेंट है, कुछ लायबिलिटी का एलिमेंट है। लेकिन इसको स्प्लिट कैसे करना है? मैं अगर ये कहूं कि मैंने 1 मिलियन के कन्वर्टिबल डिबेंचर आज इशू किए, तो इसको कैसे स्प्लिट करूं? इसमें आधा तितर आधा बटेर है, इसको मैं कैसे अलग करूं कि इसमें से कितनी लायबिलिटी है और कितनी इक्विटी? ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है। लेकिन ये बात तय है कि ये आज इशू करते वक्त ही ये इक्विटी भी रिकॉर्ड होंगे, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड होंगे। 1 मिलियन के 2 टुकड़े किए जाएंगे। चले मैं रफली 1 लाख और 9 लाख, तो 9 लाख को मैं लायबिलिटी बना दूंगा, 1 लाख को इक्विटी बना दूंगा। कुछ ना कुछ पोर्शन इक्विटी में जाएगा और ज्यादातर पोर्शन ऐसे लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि है वैसे लायबिलिटी, लेकिन इसमें इक्विटी की स्मेल आ रही है कि ये इक्विटी बन सकते हैं किसी भी टाइम पे, फ्यूचर टाइम में। तो इसलिए कुछ पोर्शन इक्विटी में जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन मैं बकायदा करके आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मुझे क्यों लग रहा है जमीना कि आपने ये आईएएस पढ़ा हुआ है? वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना उसमें था, एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन वो बड़ा बेसिक लेवल था। तो पढ़ा हुआ है, हाफिज नुमान कहते हैं। फिर अगर पढ़ा हुआ है तो फिर मैं आगे चलूँ, आईएफआरएस 9 पढ़ते हैं डायरेक्टली। मैं वही आप टाइम। अरे वाह, अगर सबने पढ़ा हुआ है तो फिर मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा एक बात बताएं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो जवाब क्यों गलत दे रहे हैं सारे?
अब मजे की बात है, जो कह रहे हैं ना नहीं पढ़ा, आप तसल्ली रखें, मैं पढ़ाऊंगा। मैं इन सबको चेक कर रहा हूँ, जिन्होंने जो कह रहे हैं ना पढ़ा हुआ है, जो कह रहे हैं ना पढ़ा हुआ है, ये सारे बातों के जवाब तो गलत दे रहे हैं। तो इसलिए बेफिक्र है, मैंने पढ़ाना ही है। ठीक है, चले जी, इस बात को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मंडे को। जी मैं एक एक चीज डिटेल में करवाऊंगा राफेल, डोंट यू वरी। तो मंडे को इंशाल्लाह मिलते हैं। लेकिन बच्चों, मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको कंसल्टेशन के रेकमेंड किए हैं, PQ 11 12 सॉरी 12 13 14, वो जो है ना वो इंशाल्लाह आप करके आएंगे। फिर इंशाल्लाह मंडे को मैं वैसे PQs को डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ डेली पुश करूंगा कि PQs करते रहें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।